नमस्कार जोहार दोस्तों। कल रात को जामताड़ा जिला के कुछ पत्रकार को द्वारा मुझे 2-3 वीडियो भेजा गया था और उस पे टिप्पणी मांगा गया था कि इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पूरा वीडियो को देखने के बाद में मेरे एक समझ में एक चीज़ आया कि झारखंड में जो राजनीति होता है वो जातिगत राजनीति होता है, ये तो कन्फर्म है। और अशिक्षित लोगों की राजनीति के कारण से ही आज झारखंड राज्य का ये दशा और दुर्दशा है। अब जो घटना जो हुआ है वो ये है कि मुझे जो वीडियो भेजा गया था वो माननीय स्पीकर महोदय का वीडियो भेजा गया था। उनका शायद कहीं का कोई कार्यकर्ता सम्मेलन था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में 60-40 और राज्य के गवर्नर के बारे में कुछ टिप्पणी किया गया था। तो पहले मैं 60-40 का उनको जवाब दे दूं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि नवंबर माह में झारखंड सरकार के द्वारा 9th शेड्यूल में कुछ बदलाव करके झारखंड में 60% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 77% रिजर्वेशन करने के लिए अपील किया गया है। 9th शेड्यूल क्या है? सब कोई ये 9th शेड्यूल नेचुरल करते हैं, तो मैं जरा इसको विस्तार में बता देता हूं। इंग्लिश में लिखा जो है वो बता देता हूं। 9th शेड्यूल कंटेन्स a list of central and the state government laws which cannot be challenged in the court and was added by the Constituency First Amendment Act 1951। मतलब ये साफ है कि 9th शेड्यूल में जो धाराएं जो हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो धाराएं उसमें रखा गया है, जो कानून बना है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। 1951 में, मैंने 1951 में 13 कानून इस अमेंडमेंट में इसमें शामिल किया गया था, जिसे आज 2023 में बढ़कर 284 कानून 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। अब झारखंड राज्य इसको बढ़ा के 77% करने का मांग उठाया है 9th शेड्यूल में। एक खामियां ये है कि हम लोग बार बार सेंट्रल के पाले में गेंद क्यों डालते हैं? हम लोग बार बार 9th शेड्यूल की बात क्यों करते हैं? कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो हमारे पास में पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, जिसको हम लोग उपयोग करके हम लोग अपने क्षेत्र के लिए उसको कानून बना सकते हैं और उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार का कोई भी अध्यादेश को जिस तरह गवर्नर के पास में भेजा जाता है, गवर्नर उसको लौटा देता है और उसका ब्लेम गवर्नर के ऊपर में डाल दिया जाता है कि गवर्नर सेंट्रल के इशारे पे काम कर रहा है। गवर्नर का कुछ बाध्यता है, जिसमें सबसे पहला बाध्यता यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता है। ये कानून बना हुआ है। तो जो भी हो, पहले मैं 60-40 पे आता हूं, फिर मैं उस चीज पे आऊंगा कि गवर्नर के बारे में उन्होंने क्या कहा नहीं कहा। 60-40 में जो है 60% जो उनका कहना है कि हाँ सही बात है, 7% बाहरियों का नहीं, माने राज्य का नहीं है, 60% वो रिजर्व्ड कोटा के लिए है और 40% जो है वो अन्य राज्य के लोग भी भर सकते हैं और हमारे राज्य के लोग भी भर सकते हैं। 60% में कौन कौन आता है? 60% में आने वाले हैं 26% एसटी, 14% अदर बैकवर्ड क्लास जिसको ओबीसी बोलते हैं, और 10% एससी और 10% ईडब्ल्यूएस जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग जो हैं वो आता है। अब 40% में कौन आएगा? सारे देश के अन्य राज्यों, यूनियन टेरिटरीज के लोग और प्लस हमारे राज्य के लोग भी आएंगे। अब आप हमको बताइए, उनका कहने का मतलब है आप 80-20 भी बोल सकते हैं, 90-10 भी बोल सकते हैं, 70-30 भी बोल सकते हैं। 60-40 नियोजन नीति लाने का मतलब क्या था? राज्य सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, किस आधार पे आप 60-40 लाए हैं? सिर्फ रिजर्वेशन को ही आप मानते हैं, बाकी जो धर्म जाति है उसको आप मानते ही नहीं है। इसका मतलब झारखंड में जो झारखंडी है
जिस तरह से अन्य राज्यों में 4th ग्रेड और 5th ग्रेड में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसका विधानसभा में पारित करके वहां कानून बन गया है। हमारे राज्य में आज तक ये कानून नहीं बना है, जिसके कारण ये आउटसोर्सिंग वाले लोग, जितने भी लोग हैं, ये लोग शोषण करते हैं। बाहर से लोग कम पैसा देके बाहर से लेके आते हैं, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जबकि ये हर राज्य में इस चीज का एकदम लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि आउटसोर्सिंग में जितने भी लोग कार्यरत होंगे, जो 4th ग्रेड और 5th ग्रेड के जो लोग होंगे, वो स्थानीय होंगे। अगर नाला में अगर आउटसोर्सिंग से कुछ अगर काम लिया जाता है तो वो नाला के ही लोग होंगे जो यहां पे काम करेंगे, कहीं बाहर से आदमी नहीं आएगा। परंतु क्या वास्तविक तौर पे ये हमारे राज्य में ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो रहा है? तो इसका उत्तर है बहुत स्पष्ट रूप से, बोलो नहीं, क्योंकि ये कानून हमारे में बना ही नहीं, हमारे राज्य में। और माननीय के द्वारा जिस तरह 60-40 के बारे में जो हंसी मजाक जो किया गया है, युवाओं के साथ में जिस तरह कहा गया है कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, क्या है नहीं है, XYZ, तो मैं उनसे ही पूछ लेना चाहूंगा, आप तो भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप तो हमारे झारखंड राज्य के भी पढ़ाई लिखाई किए नहीं हैं, आप तो भागलपुर से पास आउट करके आए हैं आप। हाँ ठीक है, उस वक्त ग्रेटर बिहार था, बिहार में हम लोग थे, और आप भागलपुर से पढ़ाई लिखाई किए हैं, अच्छी बात है। मगर वर्तमान परिस्थिति में झारखंड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, उसी यूनिवर्सिटीज़ के बदौलत आज हमारे राज्य का युवा ऊंची ऊंची स्थान ग्रहण कर रहा है। इसलिए अपने ही राज्य के युवाओं को, अपने ही राज्य के छात्र छात्राओं को अपमान करना दुखद बात है, बहुत ही दुखद चीज़ है, और इस पर आपको माफ़ी भी मांगना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, 60% को बढ़ा के 77% करना, बार बार 9th शेड्यूल में जाना। क्या झारखंड राज्य का हमारा जो विधानसभा इतना कमजोर है कि हर चीज हम लोग केंद्र शासन, केंद्र के गले में डाल देते हैं, केंद्र के बक्से में डाल देते हैं, केंद्र के हाथों में डाल देते हैं? क्यों नहीं यहां पे कानून बनता है जिससे हम लोग अपना रक्षा खुद कर सके? हम लोगों को बार बार सेंट्रल इसमें क्यों जाना पड़ता है? हेमंत जी ने चुनावी सभा में 5 लाख रोजगार देने का वादा किया। नाला विधानसभा में ही एक जगह पर माननीय स्पीकर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान दोनों ही ने चुनावी सभा में 5 लाख रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को देने का वादा किया था। 3.5 साल बीत चुका है, क्या 3.5 लाख रोजगार मिला? हम 25 लाख की बात नहीं कर रहे, 5 × 5 तो 25 होता है। मैं उनका सिर्फ 5 ही का बात कर रहा हूं। उनका तो कहना था 5 लाख प्रति वर्ष, मगर मैं 5 लाख प्रति वर्ष हटाइए, सिर्फ 5 लाख की बात कीजिए। क्या 3.5 साल में क्या 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला? नहीं। जितनी भी नियुक्तियां हो रही है, वो नियुक्तियां कहां से हो रही है? 2016 में अभी शिक्षक लोगों को जो 3,300 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो दिया गया है, वो नियुक्ति पत्र देने का उसका क्रेडिट भी वही सरकार ले रही है। जबकि असल बात यह है कि 2016 में ये 17,574 नियुक्तियां हुआ था, शिक्षक में बहाली हुआ था, जिसमें से 8,000 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादाओं को नियुक्ति पत्र रघुवर सरकार ने दे दिया था। जो बाकी बचा था 8,000, उसमें कुछ विलंब हो रहा था, उसमें कुछ बाधाएं था। इन 8,000 जिनको जो नेक्स्ट जो इनको नियुक्ति मिलना था, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़ के, झगड़ के, आंदोलन करके, ये छात्र, ये युवा बेरोजगार अपने दम पर नियुक्ति लेके आए। इसमें गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है और कोई पीठ थपथपाने वाला बात नहीं है कि 3,300 लोगों को रोजगार दे दिए। यहां का युवा धरना प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट तक जाके, सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला लेके आके आज ये 3,300 जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है, राज्य सरकार का कोई देन नहीं है। अब आपको हम चीज बताते हैं। अब जो चीज है वो गवर्नर के बारे में जो कह रहे हैं कि गवर्नर
राज्य के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा है, गवर्नर इंटरफेरेंस कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में। 70 सालों से गवर्नर और राष्ट्रपति को आप लोगों ने रबर स्टैंप बना के रख दिया था, अंगूठा छाप रबर स्टैंप बना के रख दिया था आप लोगों ने। ये माननीय मोदी जी हैं, मैं अलग पार्टी का हूं, था भाजपा में ही। ये माननीय मोदी जी हैं जिनके चलते आज गवर्नर रबर स्टैंप नहीं, खुद अपना स्टैंप बना के काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति को जो सम्मान मिलता है ड्यू टू हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के चलते। नहीं तो 70 सालों से राष्ट्रपति को, गवर्नर को एक पुतला के रूप में रख दिया गया था, एक रबर स्टैंप बना के रख दिया गया था कि सिर्फ आप खाइए पीजिए, गवर्नर हाउस में रहिए, घूमिए फिरिए, आपको कोई सरकारी काम में बाधा नहीं करना है, आपका सरकारी काम देखना नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थिति है, सीपी राधाकृष्णन सर, माननीय सीपी राधाकृष्णन सर एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने कार्यशैली दिखा दिया है। वो रबर स्टैंप नहीं है और वो रबर स्टैंप वाला काम नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि काम कैसे किया हो रहा है, काम कैसे किया जा रहा है, सवाल कर रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, जिसके कारण आज विधायकों की पेट में दर्द होने लगा है, स्पीकर महोदयों को दर्द होने लगा है, मुख्यमंत्री जी को दर्द होने लगा है कि राज्यपाल क्यों इधर उधर घूम रहा है। 70 साल से राज्यपाल को बैठा के रख दिया गया था। आज के हमारे देश में, नया भारत में, राज्यपाल अपने गवर्नर हाउस से बाहर निकल के राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। उनके लूट को उजागर भी कर रहे हैं, कहां कहां लूट हो रहा है, कहां कहां क्या खामियां हैं, उस चीज को सेंट्रल तक पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते ये नेताओं की पेट में दर्द हो रही है कि गवर्नर का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है। मैं माननीयों को पूछना चाहूंगा कि गवर्नर कोई ऐसे वैसे नहीं है। आर्टिकल 153 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया के तहत में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट किया जाता है। उनके पास में जो संवैधानिक पावर है, शायद उतना पावर स्पीकर साहब के पास भी नहीं है। और स्पीकर क्या है? स्पीकर आर्टिकल 178 के तहत पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में उनको स्पीकर पद का मिला हुआ है। आज गवर्नर साहब के पास में जितना पावर है, इस पावर का अगर 70 साल से इस्तेमाल होता तो हमारे देश का और राज्य का रूपरेखा कुछ और होता। क्योंकि गवर्नर को रबर स्टैंप बना के रख दिया गया, हमारे राज्य में विकास कार्य बाधा में रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री को सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं था। अब गवर्नर साहब मुख्यमंत्री को सवाल जवाब कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते बाकी विधायकों को पेट में दर्द हो रही है। तो मैं माननीय से बोलना चाहूंगा कि आपका जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, अच्छी बात है, आप स्थानीय विधायक हैं, आपको कार्यकर्ता सम्मेलन में जाना चाहिए, क्योंकि आप यहां के चुने हुए विधायक हैं। परंतु आपको भी एक चीज ख्याल रखना चाहिए कि आप संवैधानिक पद पर भी हैं, और संवैधानिक पद पर रह के, आप स्पीकर रह के, आप गवर्नर के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर का पद क्या होता है शायद मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और आप स्पीकर रह के नाला विधानसभा, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में आके गवर्नर के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं, जो कि शोभनीय नहीं है, निंदनीय है, और आपको इसके चलते क्षमा मांगना चाहिए। झारखंड राज्य में जितना भी युवा है उनसे भी क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह का शब्द उपयोग किए हैं, ये शब्द भी शोभनीय नहीं है। अपने ही राज्य के युवाओं को, अपने ही राज्य के छात्र छात्राओं को आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं। मेरी मांग है कि आप एक आदरणीय व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं,
अपने से छोटों को अगर माफ़ी मांग लेंगे तो आप छोटा नहीं हो जाएंगे, पद और कद आपका वहीं रह जाएगा। आपका विचार आपका है। मुझे जो बोलना चाहिए था, मैं विरोधी पक्ष का हूं। विरोधी पक्ष का हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके हर कार्य में विरोध करूंगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उसका आपका साथ भी दूंगा, मगर आप कोई गलत काम करते हैं तो मैं उसका विरोध भी करूंगा। कुछ आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ आपके ही मुंह से, आपके ही बड़बेले मुंह से आपने कहा है कि नाला का विकास कर दिए हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा विकास हो रहा है? विकास की परिभाषा क्या है? कहां कहां विकास हो रहा है, जरा आप हमें बताइए। 10 साल से, पिछले 8.5 साल से आप विधायक हैं। 8.5 साल से जितना भी पथ बना है, आपने एक बार भी उस पथ का गुणवत्ता जांच किए हैं? अभी भी जो आपके कार्यकाल में जो पथ निर्माण हो रहा है, उस पथ का गुणवत्ता आप जांच किए हैं? कहीं गिट्टी निकल जा रहा है, कहीं शोल्डर धंस जा रहा है, कहीं रोड धंस जा रहा है, कहीं कारपेटिंग उखड़ जा रहा है, कहीं कलवट टूट जा रहा है, पूरा का पूरा रोड गाड़ी चलने से उखड़ जा रहा है। तो ये आपकी सड़क की गुणवत्ता है, और आप कहते हैं चौतरफा विकास हो रहा है। इतना जरूर है कि चौतरफा लूट जरूर हो रहा है नाला विधानसभा में, और इसका जीता जाता इंसान मैं खुद हूं कि चौतरफा लूट का जब मैंने विरोध किया, तीनों प्रखंडों में जब आरटीआई किया, तो आपने, आपके ही जेई के द्वारा मेरे ऊपर में हरिजन एक्ट जैसा केस लगवा के आप मुझे अंदर करवा दिए। मेरा भी ये मांग है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी को इस एक्ट का उपयोग नहीं होना चाहिए था, उसके द्वारा नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाया गया है कि कुछ कर्मचारी जो एससी और एससी है, वो इस एक्ट का फायदा उठा के भ्रष्टाचार करते हैं, और इस एक्ट का फायदा उठा के जो उसके खिलाफ में आवाज उठाता है उसके ऊपर में यह लाद दिया जाता है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बिल्डिंग का उपयोग अभी ज्यादा है या पानी का उपयोग अभी ज्यादा है? आप 5,000 मेट्रिक टन का सालुका में कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ी है। मेरे पास में वो भी जानकारी है, और मैं छानबीन भी कर रहा हूं। चुप बैठने वाला में से तो मैं नहीं हूं, आप सबको ही जानता है। क्या अनियमितता हुई है वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जिस व्यक्ति को टेंडर मिला, कैसे उसको टेंडर मिला, किस आधार पे उसको टेंडर मिला। 10 करोड़ 71 लाख ना 10 करोड़ 36 लाख ना कुछ 32 लाख का टेंडर है। कम टेंडर मात्रा वाले लोगों को इतना बड़ा काम कैसे मिल गया? जांच का विषय है। जांच होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। जो उन लोगों के द्वारा जो क्रेडेंशियल जो जमा किया गया था, उस क्रेडेंशियल में भी दाग है। तो ये आपका जो चौतरफा विकास हो रहा है, ये जनता को भी दिख रहा है। एक कोल्ड स्टोरेज धनिकडी मोड़ में है, आज तक कभी 1 किलो आलू उस कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा है, और अभी 5,000 मेट्रिक टन, और एक अभी आपका यहां पे एक आपका नोतुंडी के सामने में भी एक बड़ा सा वेयर हाउस बना है। तो ये बिल्डिंग की जरूरत अभी ज्यादा है, या हमारे खेतों में पानी ज्यादा जरूरत है? किसानों के पास में खेतों पर जमीन में पानी नहीं है। चेक डैम सब बन रहा है, आधा पैसा में चेक डैम लूट करके चला जा रहा है। नाली बन रहा है, आधा नाली टूट जा रहा है। चाहे वो मनरेगा का कार्य हो, चाहे वो अन्य किसी विकास कार्य हो, सब में धांधली और सब में घोटाला हो रहा है। आपकी अगर दम है तो आप मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि नाला विधानसभा में भ्रष्टाचार कहां कहां हुआ है और कितना हो रहा है। तालाब के ऊपर तालाब कैसे बनता है, ये नाला विधानसभा में की लोग भली भांति जानते हैं।
माननीय से मेरा अनुरोध है कि जो चुनावी और सभा में जो भाषण देते हैं, भाषण देने से पहले कम से कम थोड़ा ज्ञान हासिल कर ले, उसके बाद ही भाषण दे तो बेहतर है। नाला विधानसभा में पहले कोई बोलने वाला नहीं था, अभी वर्तमान में कौन आपको जवाब देता है या नहीं देता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर मैं यहाँ का स्थानीय युवा हूँ, यहाँ का स्थानीय लड़का हूँ, इसी मट्टी में जन्मा हूँ, मैं आपसे सवाल जवाब करूँगा। ये मेरा अधिकार भी है और मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। आपको कोई सवाल जवाब करता नहीं था इसलिए आप सोचते हैं कि हम बहुत ये हैं। मैं सवाल जवाब करूँगा, आप गलत कीजिएगा तो मैं गलत का सवाल जवाब जरूर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।